जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी 8th क्लास की NCERT हिस्ट्री की और उसका चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे देश की जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो देशी जनता को किस तरह से सभ्य बनाने का काम किया जाएगा और राष्ट्र को शिक्षित करने का काम किया जाएगा, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि इस तरह से 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको किस प्रकार कुचल दिया गया था और कितने बड़े लेवल पे वो फैला था और किसको फिर इसका एक नेता घोषित किया गया था इस क्रांति का। तो कल हमने ये देखा और अब हम देखेंगे कि राष्ट्र की जनता जो है उसके साथ क्या होगा और उसको किस तरह से शिक्षित बनाने की बात की जा रही है। तो पहले के अध्यायों में हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। तो ये तो हम देख चुके थे और इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अनेक अंग्रेज जो थे वो केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण नहीं करना चाहते थे। यानी जो अंग्रेज थे वो केवल इतना नहीं चाहते थे कि उनका केवल ये उद्देश्य नहीं था कि वो केवल भू क्षेत्र यानी कि भूमि वाला जो क्षेत्र है उसको जीते और केवल जो जितनी भी इनकम है, जितनी आय है उस पर ही कंट्रोल करें, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है और वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है, कि देशी जो समाज है इसको क्या बनाना है, सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशकों तक जो बहस थी वो चलती रही थी। अब देखेंगे यहाँ पर एक भाषाविद क्या होता है। तो भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कई भाषाओं का जानकार हो और विद्यार्थी होता है, उसे हम कहते हैं भाषाविद, जो कई भाषाओं को जानता हो। अब बात करेंगे यहाँ पर अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे। तो आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज और सामान्य दिखाई देते हैं वो पिछले 200 सालों में किस तरह से विकसित हुए हैं। और इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों की कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह से विकसित हुए कि भारतीयों को किस तरह से पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर हम इनके बारे में भी जानेंगे। तो इसमें दिया गया है फर्स्ट, प्राच्यवाद की परंपरा। इससे पहले अगर आप देखेंगे इस चित्र के बारे में तो ये चित्र यहाँ पर जो दिखाया गया है ये विलियम जोन्स है जो कि फारसी में सीख रहे हैं, फारसी भाषा को सीख रहे हैं। तो ये विलियम जोन्स है और ये क्या सीख रहे हैं, फारसी भाषा को सीख रहे हैं यहाँ पर। तो अब बात करेंगे प्राच्यवाद की परंपरा। तो सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन जो कि कलकत्ता आए थे, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे, यानी कि इनको कई सारी भाषा भी आती थी। एक तो कानून में माहिर थे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। तो वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे, यानी कि वो ग्रीक, लैटिन, फ्रांस यानी कि फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फ़ारसी भी सीख चुके थे। यानी कि इन्होंने अपने दोस्त से क्या सीखी थी, अरबी सीखी थी और इसके अलावा ये फ़ारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनके संस्कृत की बारीकियाँ और उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्य का अध्ययन करने लगे थे। यानी कि वो विद्वानों के साथ बैठकर, संस्कृत के विद्वान थे, उनके साथ बैठकर संस्कृत की बारीकियाँ हैं और उसकी जो व्याकरण और संस्कृत काव्य का अध्ययन वो करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। तो इन सभी पुस्तकों का इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने भारतीय पुस्तकों का अध्ययन स्टार्ट कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर थे वो भी उनके जैसी दिलचस्पियाँ रखते थे।
हेनरी टॉमस कॉलब्रुक और नेथेलियन हॉलैंड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो जोन्स ने क्या बनाया यहाँ पर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन यहाँ से शुरू किया। तो ये करने वाले थे जोन्स, इन्होंने किया था। अब ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो दिखाया गया है डायग्राम, ये है हेनरी टॉमस कॉलब्रुक। वह है संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। ये कौन थे? संस्कृत के धार्मिक जो ग्रंथ थे, हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के क्या थे? विद्वान थे। तो जोन्स ने यहाँ पर इन सब का अध्ययन शुरू कर दिया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया जोन्स ने। जोन्स और कॉलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे और उनका ये मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया, यानी कि बाद में उसकी स्थिति खराब होती चली गई। पहले वो अपने वैभव पर थी इसकी स्थिति। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए जो यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथ को खोजना व समझना बहुत ज़रूरी है। उनका ये मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के जो असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के ज़रिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में भारत का जो विकास है वो किस ओर किया जाए, कैसे किया जाए। इस तरह जोन्स और कॉलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें ये विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को बल्कि भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, यानी कि उन्हें ये विश्वास हो गया था कि ये जो परियोजना है वो न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद देगी बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा से अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। तो यहाँ पर अंग्रेज एक तरह से वो चाह रहे थे कि जो लोग हैं, इनकी जो पहले संस्कृति थी भारतीयों की, उसको जाने और समझे कि वो उनका जो पहले जो उनकी विरासत थी जो दोबारा अपनाएं उनको, ताकि वो अच्छे से आगे सीख सके चीज़ों को। तो इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने ये दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी कि बहुत सारे अधिकारियों ने ये कहा कि अंग्रेजों को क्या करना चाहिए, पश्चिमी ज्ञान की बजाय इन्हें भारतीय ज्ञान को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए जो संस्थान है उनकी स्थापना की जाए। इन अधिकारियों को ये भी मानना था, इन अधिकारियों का, कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। तो इनका कहना यह था कि जो विषय उन्होंने पहले से ही पढ़े हैं, जिन्हें वो जानते हैं, जिनके बारे में इनको शिक्षा दीक्षा दी जाए, उनको कोई अलग विषय की शिक्षा न दी जाए जो उनसे अनजान हो, जिनसे वे अनभिज्ञ हों। तो इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं। कब? जब वे उन्हें उनकी ही भाषा में शिक्षित करें तो देसी जनता का दिल वो जीत सकते हैं। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से इस आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। तो इन सभी को ध्यान में रखकर कलकत्ता में एक मदरसा खोला जाता है और 1791 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के जो थे वो कटु आलोचक भी थे।
अच्छा, प्राच्यवादी क्या होते हैं? तो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग जो होते हैं उन्हें प्राच्यवादी कहा जाता है, जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन यानी कि बहुत ही बारीकी से इनका ज्ञान रखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी हुए जो इनकी बात से सहमत नहीं थे। सबसे पहले आइए यहाँ पर हम देखते हैं ये जो चित्र दिखाया गया है, ये जो यहाँ पर चित्र दिखाया गया है ये है वॉरेन हेस्टिंग्स का स्मारक बना हुआ है ये। इसमें रिचर्ड वेस्टा मॉकेट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में ये स्थित है। इस तस्वीर से हम ये देख सकते हैं, ये पता चल रहा है साफ साफ कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह से सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है। ये जो आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर, ये कौन है? ये हेस्टिंग्स है। हेस्टिंग्स की प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे, यानी कि ये इनके फेवर में थे, इनके समर्थक थे। और इसके एक तरफ एक पंडित और दूसरी तरफ एक नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। तो ये तो यहाँ पर पंडित हुआ और यहाँ पर एक मुंशी दिखाई दे रहा है जो नीचे बैठा है। और हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे। ये हेस्टिंग्स जो थे और अन्य जो प्राच्यवादी थे वो भारतीयों से, जो भारतीय विद्वान थे उनसे भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम दे देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानने चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद भी करना चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। तो यहाँ पर कलकत्ता मदरसे की स्थापना कौन करते हैं? हेस्टिंग्स ने की। और उनका विश्वास था कि यहाँ की जो प्राचीन रीति रिवाज हैं और यहाँ की ज्ञान संपदा ही ये भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था हेस्टिंग्स का। तो प्राच्यवादी तो हमने जान लिया क्या होता है। तो प्राच्यवादी वही होता है जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, उन्हें प्राच्यवादी कहा गया। मुंशी कौन होता है? तो मुंशी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना भी जानता हो, वो कहलाता था मुंशी। वर्नाकुलर क्या है? तो यह जो शब्द है वो आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि वो वाली बोली जो मानक भाषा, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज ना हो, जो बोलियाँ होती हैं उनके लिए वर्नाकुलर शब्द का यूज़ किया जाता था। तो वर्नाकुलर शब्द यूज़ किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच के फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। अब हम देखेंगे पूरब की जघन्य गलतियाँ। तो पूरब की जघन्य गलतियाँ क्या थी, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। और उनका ये कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। तो इनका कहना था कि जो पूर्वी समाज है इनका जो ज्ञान है वो त्रुटियों से यानी गलतियों से भरा हुआ है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, यानी कि इनमें कोई गंभीरता नहीं है। इसलिए उन्होंने ये दलील दी थी कि अंग्रेज़ों को अरबी और फ़ारसी भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने तर्क दिया कि एक तो एक अवैज्ञानिक है और त्रुटियों से भरा हुआ है और इसलिए ना ही एक गंभीर है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये अगंभीर है और इस पर इतना खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल जो थे वो प्रमुख थे और उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए और इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं जो है वो हासिल कर ली हैं। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जेम्स मिल जो इन प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले प्रमुख थे वो ये कहना चाहते थे कि जो देसी जनता है उसको खुश करने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए उनके हिसाब से, जनता के हिसाब से या फिर उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो उपयोगी होनी चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए। इनका मानना ये था कि पूर्वी समाजों के अंदर जो भी काव्य और धार्मिक साहित्य हैं उनको पढ़ाने की बजाय उन्हें वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में
बताना चाहिए, उनके बारे में इनको आगे सिखाना चाहिए। अच्छा, मदरसा क्या होता है? तो सीखने के स्थान को अरबी भाषा में कहा जाता है मदरसा। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है। तो मदरसा स्कूल स्कूल को ही कहते हैं एक तरह से, अगर आप चाहें तो। बस यहाँ पर उसको अरबी भाषा में कह दिया गया है, तो एक स्कूल को ही क्या कह देते हैं? मदरसा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जो चित्र आपको दिखाया गया है, यह है थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उनका ये अध्ययन कक्ष, जहाँ पर वो अपनी स्टडी किया करते थे। अब बात है 1830 के दशक तक जो प्राच्यवादी थे, प्राच्यवादियों का विरोध जो था वो और भी ज़्यादा तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे प्रमुख, मुखर और प्रभावशाली विचारक थे, यानी कि मेनली जो निकल के आए थे सबसे मुखर रूप में और सबसे प्रभावशाली जो थे वो यही थे, थॉमस बेबिंगटन। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, मानते थे कि जो भारत है वो अनसिविलाइज्ड कंट्री है और जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना ज़रूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान का कोई भी शाखा जो है वो इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का ये कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जितनी भी यूरोप की पूरी लाइब्रेरी है ना, उस लाइब्रेरी का जो केवल एक खाना है, उसमें ही भारत और अरब का जो जितने भी साहित्य का ज्ञान है वो उसमें समा जाएगा, उसके बराबर है। इनका कहना ये था। और उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ऐसा कहना था इन बॉबिंगटन का। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया और उनका मानना ये था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों की दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से भी अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना ये था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने और उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। तो यहाँ पर इनका मेन काम ये था, अंग्रेजी पढ़ाना, लोगों को सभ्य बनाना, रुचि लाना उनकी, इनके जो भी ग्रंथ हैं, जो भी इनकी पुस्तकें हैं विज्ञान की या दर्शन शास्त्र की, उनको पढ़ें ये लोग और उनसे सीखें। संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिनट्स यानी कि विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया और ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए 1835 में, और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए और इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई और अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें जो थी वो छपनी स्टार्ट हो गई, वो भी छपनी शुरू हो गई। अब देखते हैं व्यवसाय के लिए शिक्षा। इससे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं, ये दिया गया है ज्ञानियों की भाषा का एक, यहाँ पर देखिए ज्ञानियों की भाषा। तो अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने क्या कहा था ये देखते हैं। तो ज्ञानियों की भाषा कहा गया और इस पर जोर दिया गया, इस भाषा पर। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं और न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियाँ इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कीर्ति में उनके अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने कहा कि इस तरह की इनकी बोलियाँ होती हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनको लिखा नहीं जा सकता है, बोलने में जो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, इनका कहना यहाँ पर ये था। अब देखेंगे व्यवसाय के लिए शिक्षा किस तरह से यहाँ पर होती है। 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के जो अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी कि वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है इसको। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। तो इसमें ये बताया गया और इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ और आर्थिक क्षेत्र में बताया गया कि इसका एक और व्यवहारिक लाभ जो है वो इकोनॉमिक सेक्टर में भी होगा।
उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने में और देश देश के संसाधनों का महत्व को समझने में भी मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी हुई चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के इस नीति पत्र में ये भी तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम ये हमारी चीज़ों हमारी भाषा को समझेंगे तो यूरोपीय जीवन शैली से अवगत होंगे, और जब इनको यूरोपीय की जो भाषा है, इनकी जो शैली है, इनके बारे में पता चलेगा तो उनकी जो रुचियाँ हैं, उनकी जो आकांक्षाएँ हैं, उनमें भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की यहाँ पर मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो यूरोप का सामान यहाँ पे ख़रीदा जाएगा, तो फिर इनका फ़ायदा होगा, है ना। तो ये चीज़ें इन्होंने सोची, और इसमें एक तर्क ये दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के जो नैतिक चरित्र है उसका भी उत्थान होगा, ऐसा इन्होंने कहा, जिससे कि वो ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता जो है वो पैदा कर सकता है। ऐसा कहा गया था इसके बारे में, जो कि भारतीय साहित्य थे उनके बारे में। फिर 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए और सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया, ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए, और 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी, और स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए जा रहे थे उसी टाइम पर, 1857 के टाइम पर। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था, और इसमें कहा गया था कि हमें जोर देकर ये बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। तो ओवरऑल ये चाहते थे कि इनके यहाँ की सब चीज़ों को अपना लिया जाए भारत के अंदर भी, ये इनका मेन उद्देश्य यहाँ पर निकल कर आ रहा था। अगर आप ये देखेंगे तो ये 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय यहाँ पर दिखाया गया है। ये है बम्बई विश्वविद्यालय का चित्र 19वीं सदी में जो बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं नैतिक शिक्षा की मांग। तो नैतिक शिक्षा की मांग, और यहाँ पर ये चित्र दिखाए गए हैं स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक। तो यहाँ पर नैतिक शिक्षा की मांग की गई। 19वीं सदी में भारत में जो सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। तो यहाँ पर जो सक्रिय ईसाई प्रचारक थे भारत के अंदर, उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे थे उनका विरोध किया, और प्रचारकों का ये मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है, और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। इन्होंने कहा कि केवल ईसाई शिक्षा से ही नैतिक उत्थान हो सकता है। फिर 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी, और कंपनी को ये भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा हो जाएगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अनंत सेरामपुर में अपना मिशन खोला, और यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। तो 1818 में एक कॉलेज खोला गया, और 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए। तो कब? 19वीं सदी में खोले गए थे प्रचारक स्कूल। परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। तो 1857 के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने प्रचारक शिक्षा को डायरेक्टली इसमें सहायता देने में उन्होंने आनाकानी करना शुरू कर दिया, और सरकार को ये लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों और व्यवहारों, मूल्य, मान्यता और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की जो छेड़छाड़ है वो देसी लोगों को भड़का सकती है। ऐसा इनकी समझ में आ गया था 1857 के विद्रोह से।
अब ये जो हमने चित्र देखा था, ये स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक हैं विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। तो सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद करने वाले व्यक्ति थे विलियम केरे। ये जो चित्र यहाँ पर दिखाया गया है आपको, ये है कलकत्ता के पास जो हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज। तो ये है सेरामपुर कॉलेज, कलकत्ता में है, जो कि हुगली नदी के किनारे या तट पर बसा हुआ है। अब देखते हैं जो स्थानीय पाठशालाएं थी उनका क्या होता है। तो क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ होगा ऐसा? ये देखिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ग्रामीण पाठशाला दिखाई गई है। यह है फ्रांसवा सॉल्विन नामक डच पेंटर के द्वारा बनाया गया एक चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे और उन्होंने अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। अब देखते हैं यहाँ पर एक रिपोर्ट जिसका नाम है विलियम एडम की रिपोर्ट। तो विलियम एडम की रिपोर्ट क्या कहती है, आइए देखते हैं। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया और कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वो दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। तो केवल बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। यानी कि ये बहुत छोटे छोटे से हुआ करते थे जिनमें लगभग 20 विद्यार्थी ही मिलते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा थी। और ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय के द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा स्वयं भी प्रारंभ की गई थी। तो कई पाठशालाएं जो स्वयं गुरु द्वारा ही शुरू की गई थी। शिक्षा का जो तरीका था वो काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं, मतलब जिन भी चीज़ों की आज आप उम्मीद करते हैं स्कूलों से कि ये हो वो हो ये हो वो हो, तो उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में हालांकि मौजूद थी। और बच्चों की फ़ीस जो थी वो निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियाँ भी उस समय पर नहीं हुआ करती थी। ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। और सालाना इम्तिहान, यानी कि 1 साल में एक बार इम्तिहान, और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ना तो भाई नियमित एग्ज़ाम्स होते थे, ना उनके बैठने के लिए चेयर्स थी, ना मेज़ थी, ना टेबल थी, है ना, और ना ही उनके लिए कोई स्कूल जैसी एक इमारत थी। तो इस तरह से उनके पास कुछ भी नहीं था। और ना ही एक उनके पास टाइम टेबल होता था, पूरा जो सारणी होती है अलग अलग पीरियड्स में क्लास चलती है, ना ही वो होते थे। कुछ पाठशालाएं तो बरगद की छाँव में, अब देखो कैसे कैसे चलती थी। कुछ जो पाठशालाएं थी वो बरगद की छाँव में ही चलती थी। तो कई जो थी वो गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोने में या फिर गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था, यानी कि टीचर के घर पर ही। बच्चों की फ़ीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फ़ीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थी की ज़रूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे कि क्या पढ़ना है। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे और अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु क्या करते थे, अलग से बात करते थे अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ। और एडम ने ये पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय जो है वो कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशालाएं दोबारा से शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम ये था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी जो थे वो पढ़ाई कर सकते थे ताकि उनका लॉस न हो। इसके बाद देखेंगे नई दिनचर्या और नए नियम। ये बात है 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान जो है मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया और कंपनी का ये मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं
को और व्यवस्थित करना चाहती थी, यानी कंपनी चाहती थी कि इनको और ज़्यादा विकसित किया जाए, और ज़्यादा व्यवस्थित किया जाए। तो इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए? तो सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। सबसे पहले तो उन्होंने ये किया, और इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा दे दिया कि एक पंडित 4 से 5 स्कूलों को देखेगा। और पंडितों का काम जो होगा वो पाठशालाओं का दौरा करना होगा और वहाँ अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना होगा कि वहाँ पर जो पढ़ाने का काम है वो ठीक से हो। प्रत्येक गुरु को ये निर्देश दिया गया कि वे अपने समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। और विद्यार्थियों से ये कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें और नियमित रूप से कक्षा में आएँ और तय सीट पर बैठें, और इसके साथ अनुशासन के नियमों का पालन भी करें। फिर नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त करने और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे, क्योंकि इन्हें तो कोई हेल्प मिलती नहीं थी, तो उनके सामने क्या होने लगे, कमज़ोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्याओं का एक और नतीजा यह भी हुआ कि पहले वाली जो व्यवस्था में गरीब किसान के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि जो पाठशालाओं की समय सारणी थी वो काफ़ी लचीली होती थी और नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी। नई व्यवस्था में क्या थी भाई, अनुशासन की मांग थी कि बच्चे जो है वो नियमित रूप से स्कूल आएँ, और अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल में आना जो था वो ज़रूरी था। जबकि उस समय गरीब घरों के जो बच्चे थे वो खेतों में काम करने जाया करते थे, और अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था अब के टाइम में, यानी कि बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है, ये ऐसा यहाँ पर मानने लगे। यहाँ पर देखिए जो चित्र दिखाया गया है ये है अरविंदो घोष। ये 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे यानी कि मुंबई में अपनी एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा इन्होंने कि इसका जो लक्ष्य है वो छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य है छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है, और इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, यानी कि अपने मूल के साथ तो जुड़े रहना चाहिए छात्रों को, और फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार को पा सकें। तो यानी कि उन्हें अपना हस्तकौशल भी सीखना चाहिए ताकि वो कोई रोजगार कर सकें स्कूल छोड़ने के बाद भी। अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची क्या थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची में क्या था, आप देखते हैं इसके बारे में। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे, यानी कि जो केवल अंग्रेज अफसर थे वही भारतीय शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की ज़रूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। परंतु बहुत सारे भारतीय जो थे उन्होंने पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध भी थे। उनमें से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे, यानी कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं चाहते थे कि भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। तो आइए देखते हैं कि अब इनका कहना क्या था इस विषय में। तो इनका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को
श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका जो गौरव भाव है वो नष्ट होता जा रहा है, नष्ट हो गया है। यानी कि वो मानते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, वो ज़्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ आर कल्चर। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा मानना स्टार्ट कर दिया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है और इसने भारतीयों को दास बना दिया है। तो ये कहना था अंग्रेजी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी का। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाले, हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थानों में पढ़ने वाले जो भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। और महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित कर सके। राष्ट्रीय आंदोलन के जब दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षण संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहना था यहाँ पर गांधी जी का। तो महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि केवल शिक्षा जो है, शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो केवल भारतीय भाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा है वो भारतीयों को क्या कर रही है, अपाहिज बना देती है एक तरह से। और उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का ये भी कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उनमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के जो अनुभव है और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का ये तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होता है, और इसके लिए तो लोगों का हाथ से काम करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और ये जानना भी पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, और इससे उनका मस्तिष्क और समझने की जो क्षमता है वो दोनों ही विकसित होते हैं। ऐसा मानना था यहाँ पर गांधी जी का। तो यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है महात्मा गांधी और इनके साथ ये है कस्तूरबा गांधी। तो महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ये शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर, और यहाँ पर ये रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र है और लड़कियों की एक टोली के साथ में यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। 1940 का ये एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखते हैं साक्षरता ही शिक्षा नहीं। तो साक्षरता ही शिक्षा नहीं, ये कहना था किसका, गांधी जी का। और गांधी जी ने इस विषय को इस तरह से क्यों कहा कि केवल पढ़ना लिखना ही शिक्षा नहीं है, केवल अक्षरों का ज्ञान ही क्या नहीं है, साक्षरता नहीं है, बल्कि उनके महत्व क्या है, व्यवहारिक ज्ञान में आप उसे कितना, व्यवहारिक जीवन में आप उसको कितना अपनी लाइफ में कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, वो ही एक तरह से साक्षरता जो होगी वही असली साक्षरता होगी। शिक्षा का असली मतलब वही है जिसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतार पाए। तो गांधी जी ने क्या लिखा था, आप देखते हैं इसके बारे में। तो शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो केवल शिक्षा का अंत होता है और न ही उसकी शुरुआत, यह तो केवल एक साधन है। शिक्षा क्या है, साक्षरता क्या है, साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत है, बल्कि यह तो एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने और पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। और मेरा मानना ये है कि दिमाग, आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। यानी कि उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ स्किल, कुछ ना कुछ हैंडमेड चीज़ें बनाना उनको सिखाना चाहिए, कुछ ना कुछ रचनात्मक क्रिएटिविटी उनको करने के लिए तैयार करना चाहिए। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए कि ये काम क्यों होता है, किस लिए होता है, इससे क्या होता है, इस तरह की चीज़ें।
तो जैसे जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। अब देखेंगे टैगोर का शांति निकेतन। तो यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है, शांति निकेतन का ये चित्र दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये इसमें कहा गया है, शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है 1930 के दशक में। इसके आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। ये देख सकते हैं आप, शांति निकेतन का एक चित्र है। तो किस तरह से शांति निकेतन में कक्षाएं चल रही हैं। तो शांति निकेतन की स्थापना करने का श्रेय टैगोर को जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप ये जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से वो बहुत चिढ़ते थे। उनका वहाँ पर दम घुटता था। उन्हें स्कूल का जो माहौल था वो दमनकारी लगता था और टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल नहीं हो, वो कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग बस इसी बात में लगा रहता था। टैगोर का दिमाग कहीं और ही भटक रहा होता था, क्योंकि उनका वहाँ पर दम घुटता था स्कूल में। तो कलकत्ता के अपने स्कूल के जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। और जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ पर जो बच्चे हैं वो खुश रह सकें। तो जहाँ वे बच्चे खुश रह सके, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों और अपनी आकांक्षाओं को समझ सके। और टैगोर को ये लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए, यानी कि जो बचपन का समय है वो अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। और वह अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए, कि इस तरह से बिल्कुल एकदम ऐसा ना हो कि कड़ा हो एकदम, जो बच्चे को एकदम क्या कर दे, बिल्कुल उसके दिमाग को एकदम ऐसा कर दे कि वो कुछ समझने के योग्य ही ना बचे। बंधनकारी से मुक्त होना चाहिए, मतलब बंधन नहीं होना चाहिए, फ्री माइंड होना चाहिए बच्चे का, ऐसा चाहते थे ये। और शिक्षक जो हो वो कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल जो है वो बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुणों को मार देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि वर्तमान में जो स्कूल है वो बच्चे की रचनाशीलता और उसके चकित होने के स्वाभाविक गुण को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। टैगोर का ये मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया और उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए अपने स्वाभाविक। तो इन्होंने क्या किया, एक तो शांति निकेतन जैसी जगह दिखाई दी, तो इन्होंने प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच एक फ़र्क भी थे, मतलब कुछ फ़र्क भी थे। और गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी जो उनकी थी उनकी उपासना के कट्टर आलोचक थे। यानी कि गांधी जी जो थे वो उनकी सभ्यता का, उनकी मशीनों का, उनके औद्योगिकरण का, उनके प्रौद्योगिकी का, वो उनके कट्टर आलोचक थे एक तरह से गांधी जी। लेकिन टैगोर जो है वो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ जो तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। वो चाहते थे कि जहाँ की भी जो चीज़ श्रेष्ठ हो वो अपनाई जाए। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। और इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा आखिर क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे और उनका ये मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह से फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। तो कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस जो है स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही।
ये जो चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, ये कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे हैं, जो कि 20वीं सदी का प्रारंभिक में बना हुआ चित्र है। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। तो 19वीं सदी के मध्य में लड़कियों के लिए भी स्कूल खोले जाने लगे थे। ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादियों के ये कार्य थे। तो इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।